हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार वाशने सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का मैथ का एग्जैक्ट सीबीएसई का पेपर लेकर आया हूं। ये पेपर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसमें से 90% से एबव क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आज आपको पेपर भी सॉल्व कराऊंगा और किस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, किसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। कहां पर हम किस तरीके से कम लिखकर ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, या फिर हमको अपने नंबर बढ़ाने हैं तो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, मैं आपको सारी अप्रोच कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन को आप देखते रहिए। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन की एक राइट अप्रोच मिल जाए। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हो, सबसे पहले हमको सेक्शन ए मिलेगा। उस सेक्शन ए में हमारे पास 20 क्या होंगे, हमारे पास 20 होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हाँ, तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको अपना एक सैंपल पेपर दिखा देता हूं। ये किस तरीके का पेपर है आप देखिए। आप जानते हो कि इसमें 5 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें 20 एमसीक्यू होंगे जो एक एक नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप जानते हो सेक्शन बी होगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 5 क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के। आगे की बात करते हैं सेक्शन सी जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और 6 क्वेश्चन भैया कितने कितने नंबर के, 3-3 नंबर के। सेक्शन डी होगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, कितने कितने नंबर के, 5 नंबर के। सेक्शन ई होगा जिसमें क्या होंगे, 3 केस स्टडी होंगी और वो भैया कितने कितने नंबर की हैं, 4-4 नंबर की। तो ये आपका पूरा पैटर्न है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए से स्टार्टिंग करेंगे। सेक्शन ए से स्टार्टिंग करते करते हम सेक्शन ई तक चलेंगे। दोस्तों, आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बना रहना है और इस पीडीएफ की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। ठीक है दोस्तों, चलो क्या कह रहा है, सम दे रखा है आपको कितना, -5 और प्रोडक्ट कितना है, 6। तो आप जानते हो सम बराबर दे दिया है उन्होंने कितना, -5 और प्रोडक्ट बराबर दे दिया है दोस्तों कितना, 6। अब जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है ना दोस्तों, आगे बात करते हैं। आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, के को के रहने देते हैं, माइनस सम की जगह पे कितना आ जाएगा, -5 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो आपको कितना मिलेगा, k इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो दोस्तों आपको क्या मिला, आपको ये आंसर मिला। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों पेपर में कैसे लिखकर आना है वो मैं अप्रोच आपको बताऊंगा। देखो, आप मानिए आपके पास ये आपकी कॉपी होती है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक छोटी सी लाइन आपको इधर खींचनी है और एक छोटी सी लाइन आपको इधर खींचनी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस छोटी सी लाइन में आप लिखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेक्शन ए यहां पर डलेगा, सेक्शन ए जिस सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सेक्शन ऊपर, फिर लिखा आपने क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखोगे आंसर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, उस आंसर का कौन सा ऑप्शन आपका निकल कर आया है आप उसको लिखोगे, आंसर निकल कर आया ए। फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जो भी आंसर था। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, देखो मैथ में रफ काम कुछ नहीं होता, रफ वर्क नाम की कोई भी चीज नहीं होती है मैथ में। तो जो भी काम आप कर रहे हो वो एग्जामिनर को दिखाओ कि मैं ये काम कर रहा हूं। देखो ये काम आप रफ में करते ना, तो आप यहां पे नीचे एक्सप्लेनेशन लिख कर नहीं लिख सकते क्या, एक्सप्लेनेशन लिखिए और ये काम आप यहां पर कीजिए, एक्स स्क्वायर के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -5 सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, तब यहां पर ये काम उसको करके दिखाइए। इससे क्या होगा, इससे जब एग्जामिनर आपका फर्स्ट पेज देखेगा, सेकंड पेज देखेगा, थर्ड पेज देखेगा, उसके ऊपर जो इंप्रेशन जाएगा, आप जानते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जो इंप्रेशन पड़ेगा उससे टीचर को, जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी आपकी चेक कर रहा होगा,
उसके दिमाग में क्या जाएगा कि इस व्यक्ति को सब कुछ आता है, तो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग नंबर देना स्टार्ट करेगा। वो फिर आपकी छोटी मोटी अगर कहीं पर गलती हुई होगी तो ऐसे वर्क करने से वो गलती क्या हो जाएगी, आपकी छुप जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी का एक बार पैटर्न याद रखना, और जब ये सवाल खत्म हो जाता है तो एक बीच में एक छोटी सी लाइन इस तरीके से आपको कर देनी है, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन यहां पर एंड हो गया। ठीक है दोस्तों, इस पैटर्न को आप यूज करते रहना। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर, इफ द पॉइंट P k, 0 divides the line segment joining the points A 2, -2 and B, -7, 4 in the ratio 1:2, then the value of k। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए एक इधर लाइन है और एक आपकी इधर लाइन है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके नीचे आप क्या लिखोगे, आंसर। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये तो पता नहीं है यहाँ पर क्या आएगा, तो ये वाली लाइन तो आप खाली छोड़ोगे, नीचे क्या डालोगे, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखा आपने। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप काम करोगे, बताइए आप जानते हो कि किस रेशियो में काट रहा है, इस रेशियो में काट रहा है, तो आप सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखोगे। क्या फॉर्मूला होता है, x = mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y = my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। जब कोई भी पॉइंट किसी दो पॉइंट को m रेशियो n में डिवाइड करता है तो वो जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट x और y इस तरीके से निकलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां पर भी आप यही देखिए, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 0 दे रखा है, तो y निकालने की यहां पर आपको जरूरत नहीं है। आपको निकालना क्या है, के पॉइंट पूछ रहा है तो आपको x निकालना है, तो x आप क्या कहोगे कि k बराबर होगा, कितना था, 1। देखो ये यहां पर आप यहां पर लिख लिया करो 1, और ये हो गया 2, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 2 2 जा 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना आएगा, -7 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 + 1। ठीक है दोस्तों, क्या बना ये बन जाएगा -3/3। तो दोस्तों आपको k की वैल्यू कितनी मिली, k की वैल्यू मिली -1। देखो आप ये काम भी रफ में करते, लेकिन आप यहां पर दिखाओगे कॉपी पे, एग्जामिनर को दिखाओगे। देखो आप जानते हो 32 पेज की कॉपी मिलेगी आपको, वो भी तो पूरी करनी है ना, पूरी भरनी है, ऐसे ही तो भरी जाएगी। तो ये सारी चीजें करके दिखाइए, रफ नाम का रफ वर्क कुछ नहीं होता है मैथ में, सब फेयर है, तो ये सारी चीजें करके दिखानी होती है। अब आपको मिला कौन सा, k = -1, तो आपको मिला ऑप्शन नंबर डी, और क्या मिला, -1। यहां पर लास्ट में एक छोटी सी लाइन खींच देंगे, जिससे ये पता चल जाए कि क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। इफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, देखो एक नंबर था मेरे पास 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट का हम जानते हैं, हमको क्या करना पड़ता है, यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड डालेंगे आप, फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन में मैं अब आपको सीधे एक्सप्लेनेशन करा बताता हूं सबका, एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन के अंदर आप क्या लिखोगे, यहां पर देखो क्या कह रहा है, इफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। देखो मैं आपको एमसीक्यू में एमसीक्यू की अप्रोच और क्वेश्चन में कैसी अप्रोच करनी है सब बताता हूं। देखो क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट क्या है, ट्वाइस है 10th डिजिट का। तो पहले देखते हैं यूनिट डिजिट कितनी है, 6, क्या 10th डिजिट का डबल है? ठीक है, इधर यूनिट डिजिट 3 है, क्या 10th डिजिट का डबल है? डबल नहीं है, हाफ है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। एक पॉइंट काटा। दूसरा, क्या यूनिट डिजिट 10th डिजिट का डबल है? हाँ डबल है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। इधर डबल है, नहीं है, तो देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक है ना, दो ऑप्शन कट चुके हैं, दो बच रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा था, इफ 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इज डिवाइडेड। अगर 48 है, अगर आप इसमें 36 जोड़ोगे, मान लो आपने 36 इसमें जोड़ा, क्या 84 मिल रहा है आपको? 84 मिल रहा है, 84 मिल रहा है, डिजिट रिवर्स हो गई, तो ये ऑप्शन होने के चांसेस हैं। ये एमसीक्यू की अप्रोच। इधर बात करते हैं 36 में, अगर आप 36 जोड़ दोगे तो 72 मिलेगा, 63 नहीं मिला, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो 3 ऑप्शन हमारे कट गए, एक ऑप्शन हो गया, कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर सी, कितना? 48। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है इन द गिवन फिगर x इज, इस तरीके x ये है और हमको x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू बतानी है। दोस्तों देखो आप जानते हो ये क्या है,
जब हमको इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा होता है, ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पर गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी कि ये जो PN है वो पैरेलल है किसके, LM के। तो हम जानते हैं ऐसे में क्या लगाते हैं, बायस थ्योरम। और बायस थ्योरम क्या कहते हैं, देखो आपको ये निकालना है, तो ये एक ट्रायंगल की साइड है ना, और आपको ये दे रखा है ये भी साइड है, तो एक तो छोटा वाली ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। तो अब आप बेस क्या लगाएंगे हम इसमें, बीपीटी। क्या लगाएंगे, बीपीटी लगाएंगे। बीपीटी, अब बीपीटी की बात करें तो देखो बीपीटी क्या होती है, हम जानते हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो ले रहे हो तो सब जगह छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे और बड़े वाले को। यहां पर मैं कहता हूं अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में बीपीटी लगाता हूं, बीपीटी अगर हम लगाते हैं तो हम ये जानते हैं x/a, छोटे वाले ट्रायंगल की एक साइड अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, ये बराबर होनी चाहिए। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है, c, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है, b से लेकर c तक, तो कितने बोलेंगे हम, b + c। तो ये a इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल कर आई, ac अपॉन में b + c। ऑप्शन नंबर कौन सा निकल कर आया, ऑप्शन नंबर निकल कर आया बी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। x and y are two different digits if the sum of two digit numbers formed by both the digit is a perfect square, then the value of, देखो क्या कह रहा है, x and y are two different digit है, x और y दो different digit है, ठीक है। if the sum of the two digit number formed by using both the digit, इन दोनों digit से, जैसे मान लो मैंने कहा एक 2 है और एक 3 है, तो इन दोनों डिजिट से अगर मैं नंबर बनाता हूं तो क्या बनेगा, एक तो 23 बनेगा और एक 32 बनेगा। इनका क्या कह रहा है, सम, इनका सम क्या बनना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है। यहाँ तो 54 बनना है, लेकिन हमको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो देखो क्या करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में आप बात करोगे कि एक्स और वाई ये जो 2 डिजिट है, इनसे अगर कोई 2 डिजिट नंबर बनेगा तो देखो वो क्या बन सकता है, वो बन सकता है 10x + y एंड कौन सा, 10y + x, यही तो बनेगा ना दोस्तों। अब इनका सम करना है आपको, तो 10x + y + 10y + x, तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा, 11x + 11y। आप 11 कॉमन ले लीजिए, x + y, तो दोस्तों ये बताइए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए था। आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको भी प्राइम होना पड़ेगा, और कितना प्राइम, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कितना होता है कि सेम नंबर बन रहा हो। तो भैया ये 11 है तो ये 11 होगा, तभी तो ये 11 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहां पर भैया x + y को क्या होना पड़ेगा, x + y को क्या होना पड़ेगा, 11 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा, 11। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट है, देन वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। क्या करते हैं, जब हमको रूट पता होता है तो वैल्यूज को उठा के उसमें पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 - 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा 1/4 - 5/4 और प्लस के 1/2 के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, -4/4 प्लस, एक काम करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, माइनस के 1/2 के, तो ये कितना बनेगा, -1। ये बना दोस्तों आपके सामने -1 इज इक्वल टू -1/2 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है दोस्त, कितना मिला है आपको, k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू मेरे सामने कितनी निकल कर आ गई, 2। ठीक है दोस्तों, देखो ये कोई रफ वर्क होते हैं क्या, आप रफ में करते हो तो रफ में नहीं करना कुछ भी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन 1 + अल्फा + 1/बीटा। तो हम जानते हैं 1 + अल्फा + 1/बीटा को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा, अल्फा + बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, है ना दोस्तों। अल्फा + बीटा की वैल्यू हम जानते हैं -b/a होती है, और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a होती है। a से a कट जाएगा तो हमको कितना मिलेगा, -b/c। कितना मिलेगा, -b/c। यहां पर b कितना है, 2, तो -2, c कितना है, 1, तो कितना मिला, -2। तो आंसर मेरा कितना हो गया दोस्तों, मेरा आंसर हो गया -2। ठीक, बात आई इतनी समझ में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इसके देखो, इसके रियल रूट्स बताने हैं आपको। क्या बताने हैं दोस्तों, इसके रियल रूट्स बताने हैं। देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर एमसीक्यू है ना तो पॉइंटों को उठाकर रखेंगे वहां पर, और पॉइंटर उठा के रखते हैं। देखो मैंने क्या करा, देखो 1 रखूंगा तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 से तो हो जाएगा। 1 से एक बार -1 से देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1।
ठीक है, तो यहाँ तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2। तो देखो माइनस वाले ऑप्शन तो होने से रहे, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, माइनस का 1 तो होने से रहा, 1 से काम बन जाएगा, 1 रखेंगे 1, 1 रखेंगे 1, -2, दोनों से 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू में अप्रोच ऐसे ही करनी है, जहां पर एक्सप्लेनेशन करा जा सकता है वहां एक्सप्लेन करेंगे, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है वहां कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। देखो ये काम आप दिमाग में कर सकते हो, तो जो काम दिमाग में हो रहा है उसके लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए आप पेन उठाने जा रहे हो वो काम अगर आप पेन उठा रहे हो तो भैया एक्सप्लेनेशन करके उठाओ, रफ काम नहीं करना हमें कुछ भी। चलो इधर बात करते हैं। अब देखो मैं 8 को उठाकर रखता हूं, पहले मेरे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक तो माइनस का 8 और एक प्लस का 8। मैं कह रहा हूं आप पहले 8 को उठाकर रखिए। 8 को उठाकर रखोगे तो देखो ये कितना बन जाएगा, 8 की पावर 2/3 प्लस 8 की पावर 1/3 और -2 इज इक्वल टू 0, है ना दोस्तों। ये मैं बोल सकता हूं ये 2 की पावर 3 की पावर 2/3 है, ये 2 की पावर 3 की पावर 1/3 है, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 बचेगा, और 2 - 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 2 - 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0। तो ये वाली चीज कभी टर्म 0 नहीं बनेगी। इसका मतलब वाला ऑप्शन प्लस का 8 वाला ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है, प्लस का 8 वाला ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है ना दोस्तों। प्लस का 8 वाला ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है। अब मेरे पास बच रहा है माइनस का 8, माइनस का 8 रख कर देखते हैं। देखो एक मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूं, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन मिले ना, सुनो, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है, देखो मैं आपको समझाऊं, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म का है, ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर इस टाइप का मिलेगा तो आपके दो जो रूट्स होंगे उनके साइन जो होंगे, क्या दोस्तों, साइन, उन दोनों के जो साइन होंगे वो साइन कैसे होंगे, सेम साइन के होंगे। कैसे, सेम साइन के। चलो मैं और थोड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो ये बहुत कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया अच्छा कंसेप्ट है, एमसीक्यू में बहुत काम में देगा। आप मेरी बात को सुनो, हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म का होता है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म का, bx प्लस c इक्वल टू इस फॉर्म का। अब देखो इसको भी हम नहीं है, चार तरीके से लिख सकते हैं, मैं चारों यहां पर लिखता हूं। एक हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा लिखा जा सकता है ax² माइनस bx प्लस c, है ना दोस्तों। तीसरा लिखा जा सकता है ax² माइनस bx माइनस c, और चौथा लिखा जा सकता है ax² प्लस bx माइनस c। अब सुनो, अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, यहां पर बात सुनिए। देखो आप यहां पर क्या क्या कर सकते हो, अगर कभी भी आपके पास C पॉजिटिव होता है, C का जो सिंबल है अगर वो पॉजिटिव है तो आपके जो साइन आएंगे वो सेम साइन के होंगे। इस बात को ध्यान रखिए, C पॉजिटिव है तो साइन हमारे सेम आएंगे, और C अगर नेगेटिव है तो हमारे जो दो साइन आएंगे वो दोनों भैया कैसे आएंगे, वो दोनों डिफरेंट आएंगे। कैसे आएंगे दोस्तों, डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। मैं अब यहां पर साइन भी बता देता हूं कौन कौन से आएंगे। अगर B वाला पॉजिटिव है, B वाला अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइन माइनस माइनस के आएंगे, इस बात को दिमाग में रख लेना। अगर B वाला नेगेटिव है तो दोनों साइन पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। यहां तो आप जानते हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस वाले कंसेप्ट से आप इस वाले, देखो 2 पॉइंट तो आपने वैसे ही काट दिए थे, 2 पॉइंट। देखो मैं और पॉइंट और तरीके से, इसी से ही आप जानते हो C जो है, C का साइन नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव आना है एक नेगेटिव आना है। बात आई समझ में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलो इधर बात करते हैं, आप दोनों पॉजिटिव कैंसिल, आप दोनों नेगेटिव ये भी कैंसिल, 2 ऑप्शन कट गए। यहां पर और बात करते हैं, चलो इधर बात करते हैं। अगर B का जो साइन है, अगर B का साइन नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव वाला नंबर छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखना है, और पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होगा। अगर B का साइन पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव वाला नंबर छोटा होगा
और नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हैं। यहां पर बी का साइन कैसा है? पॉजिटिव। बी का साइन पॉजिटिव होने का मतलब पॉजिटिव वाला नंबर छोटा, पॉजिटिव वाला नंबर छोटा, पॉजिटिव वाला नंबर यहां पर बड़ा है, ये कैंसिल। पॉजिटिव वाला नंबर मेरे पास छोटा है, 8 से छोटा है 1, तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा? डी। इस अप्रोच को दिमाग में रखिए। आपका इस टाइप का एमसीक्यू ऐसे होगा, निकालने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हमसे ये पूछ रहा है एपी 21 42 63 84 इतनी दे रखी है, तो कौन सी टर्म होगी? अब आप जानते हो, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? ए की वैल्यू कितनी हो गई? 21। डी बराबर कितना हो गया? 21। 42 माइनस 21 कितना आएगा? 21। ठीक है, और ए एन दे रखा है 210। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एन की वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर? 21 प्लस ये कितनी है? 210। ये कितनी आ जाएगी? एन माइनस 1 इंटू 21, है ना दोस्तों। अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैंने क्या किया, इन दोनों में से 21 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा? 210 इज इक्वल टू 21 कॉमन निकल कर आया। इस वाले 21 की जगह पे प्लस, यहाँ पर कितना बच रहा था? एन माइनस 1। इस 21 से ये कितनी बार कटा? 10 बार। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो एन की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 10। एन की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 10। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन आर इक्वल। तो आप जानते हो जब हाइट है, हाइट आप जानते हो ये हाइट हो गई, शैडो ये होगी, तो आप जानते हो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया? बेस। जब परपेंडिकुलर बेस के बराबर होता है, जब परपेंडिकुलर बेस के बराबर होता है, तो वहां पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। कितनी होती है? 45 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्किल। आप जानते हो एक सर्किल ये है जिसकी लेंथ कितनी है, रेडियस कितनी दे रखी है? 4.3, और एक और इसके बाहर है, उसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है? 5.7। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं एरिया कंसेंट्रिक। ये रिंग बन गया, रिंग का एरिया कितना होता है? पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। हम जानते हैं जब दो स्क्वायर माइनस हो रहे होते हैं तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं, r1 माइनस r2। ठीक है दोस्तों, पाई की वैल्यू हमसे 3.14 की आ रहा है, 3.14 लिख देते हैं, आगे बाद में देखेंगे। आगे कितना आ रहा है हमारे पास? ये कितना है? r1 प्लस r2। अब आप देखो 5.7 में 4.3 जोड़ोगे, 5.7 में 4.3 जोड़ोगे तो भैया कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। मल्टीप्लाई में इसको, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मैं जानता हूं 1.4 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 1.4 बचेगा। 10 से आपने मल्टीप्लाई करा तो ये मेरे ख्याल से 3.14 इंटू 14 बन रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है। आंसर देखते हैं। 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, तो आपका जो आंसर आएगा वो 42 के आसपास आएगा। अभी मैंने सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करके देखा है, तो 42 के आसपास मेरे को एक ही आंसर दिखाई दे रहा है 44, तो आंसर मेरा वो हो जाएगा अप्रॉक्स में। मल्टीप्लाई करते हैं, 14 4 जा 14 2 जा 20, 28 का डबल 56, तो 56 आएगा। लास्ट में आया 6, 5 कैरी का, 14 1 जा 14 और 5, 14 1 जा 14 और 5 19, 9 1 कैरी का, 14 3 43.96 आ रहा है, 43.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया कौन सा आंसर हो गया? 44 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए स्फीयर इज मेल्टेड एंड हाफ ऑफ मेल्टेड। देखो इस टाइप का तो क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से मेल्ट वाला ये आपके उसमें से कट चुका है ना, लेकिन यहां पर आ गया फिर भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? एक स्फीयर मेल्ट किया गया है एंड हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड इज यूज्ड टू फॉर्म 11 आइडेंटिकल क्यूब्स। ठीक है, whereas the remaining half is used to form 7 identical sphere। ठीक है, the ratio of side of the cube and the radius of the new sphere is। हमसे उसकी स्फीयर की पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, मान लेते हैं। सब देखो जब भी कोई चीज मेल्ट करी जाती है तो उस केस में वॉल्यूम बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ पहले वाले स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, 7 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स। ठीक है, छोटे वाले स्फीयर्स के। ठीक है, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब एंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। ठीक है, उनके बीच में हमसे पूछ रहा है। ये 7 बनाए गए थे, 11 है और वो 7। ठीक है,
चलो एक काम करते हैं, इसका जो वॉल्यूम देखो 11 आइडेंटिकल क्यूब्स थे ना, 11 आइडेंटिकल क्यूब्स, हमने क्या करा है, इसका जो वॉल्यूम था आधा, टोटल तो ये होना चाहिए था, जो क्यूब बनाए हैं वो हमने पुराना वाला स्फीयर था उसका आधा वॉल्यूम लिया है ना दोस्तों, और ये आधा बचा हुआ जो वॉल्यूम था उससे मैंने क्या बना दिया, उससे मैंने एक और स्फीयर बना दिया, इससे बनाए मैंने 11 क्यूब, इससे बनाए मैंने 7 स्मॉल स्फीयर, ये बनाए है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला आधा और ये वाला आधा आपस में बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूँ, यहाँ पर 7, यहाँ पर हो जाएगा VS स्फीयर। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, ये कितना बनेगा इसका वॉल्यूम a क्यूब, 11 a क्यूब इज इक्वल टू 7, इसका वॉल्यूम कितना बनता है 4/3 पाई की टर्म्स में नहीं है ना आंसर, चलो पाई r क्यूब, यही तो बनता है ना दोस्तों। अब पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 r क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां से जो जो चीजें कैंसिल हो जाती हैं उनको कैंसिल करते हैं, 11 से ये कटा कितनी बार 2 बार, 7 से ये कटा 7 बार, और ये कितना बन जाएगा 8 का क्यूब, कितना बन जाएगा दोस्तों 8 बन जाएगा 8/3 की पावर a क्यूब अपॉन में, देखो पहले बात किसकी की गई थी क्यूब की, तो भैया क्यूब की साइड पहले फिर इसकी क्यूब, ये कितना आ जाएगा, ये कितना बच रहा है 8/3, जब मैं क्यूब हटाऊंगा तो a/r की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 8/3, भैया इन पे से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट चढ़ जाता है 1/3, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है हम जानते हैं देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच की होती है, कभी भी 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, कभी भी नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती, कभी भी बस खाली 0 से छोटा बोलना नेगेटिव में चला जाएगा, ये भी गलत हो गया, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा और यही प्रोबेबिलिटी होती है 0 से लेके 1 के बीच की, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। साइन थीटा a/b दे रहा है, कॉस थीटा पूछ रहा है। आइए दोस्तों, साइन थीटा आपको दे रखा है a/b, आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा। साइन थीटा आप जानते हो साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, होता क्या है वैसे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप एक ट्रायंगल बनाओगे, परपेंडिकुलर कितना ये थीटा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया a, हाइपोटेनियस हो गया b, ठीक है। अब आप क्या लगाओगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आपने यहां से बेस निकाला, बेस निकल कर आएगा अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस आपका कितना निकल कर आ रहा है दोस्त, बेस आपका निकल कर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, cos थीटा हमारे पास जो होता है वो कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना निकल गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास बी, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बताओ ये काम रफ काम था, आप रफ काम में करोगे क्या ऐसे, नहीं ना, तो एक्सप्लेनेशन डाल के काम करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इन द फिगर AP, AQ एंड BC आर द टेंजेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 टेंजेंट दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है, AC की वैल्यू दे रखी है 6, ओके, BC की वैल्यू दे रखी है 4, ये दे रखी है 4, लेंथ ऑफ AP पूछ रहा है, कितनी पूछ रहा है दोस्तों लेंथ ऑफ AP। चलो बात करते हैं, देखो थोड़ा सा ऑप्शन से काम करें, चलो आपको ऑप्शन से बताता हूं यहां पर, ठीक है। आप देखो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको कितना दे रखा है दोस्त, ये दे रखा है 5, और AC आपको दे रखा है 6, और इस BC की लेंथ देखो, BC की लेंथ दे रखी है आपको 4। मैं कहता हूं आप ये मानो कि ये पूरी लेंथ अगर 15 होती, सपोज करते हैं कि ये पूरी लेंथ AP पूछ रहा है ना, और AP के आंसर दे रखे हैं, अगर ये पूरी लेंथ AP 15 होती, ठीक है, 15 में से AB हो गई 5, तो BP कितनी बचती, BP बचती 10। अगर BP 10 है तो ये भी 10 होनी चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करी जाती हैं तो दोनों इक्वल होती हैं, तो भैया BP और B, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं X, BX दोनों बराबर होने चाहिए थे, लेकिन आपका BC ही 4 है, ये 10 होना चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, तो ऑप्शन 15 कटा। और देखो ये 5 है, और अगर मैं 10 लेता हूं तो भैया ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये पूरी लेंथ ही आपके पास 4 है, जिसमें से ये 5 कैसे हो जाएगी, नहीं हो सकती ना, तो ऑप्शन आपका बी भी कटा, ठीक दोस्त। आगे बात करते हैं 9 पर, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगर ये 4 हो जाएगा तो भैया इसको भी 4 होना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूं ये पूरा ही 4 है, तो भैया ये ऑप्शन होने से भी रहा।
अब आपके पास एक ही ऑप्शन बता, मतलब यही आंसर सही है। ठीक, चेक और कर लेते हैं। ये 5 है तो ये कितना होगा 2.5, ये 2.5 होगा तो भैया ये कितना होगा 2.5। ठीक, ये 2.5 है तो भैया ये कितना होगा 1.5, तभी तो ये 5 4 हो पाएगी लेंथ। ये 2.5 हो गया, ये 1.5 हो गया। देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इस फिगर को आपको, ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। देखो थोड़ा सा सुनो, देखो इधर क्या था, चलो देखो इधर एक बार देखते हैं। देखो अगर ये 5 है तो, और ये 2.5 हो जाएगा ना, अगर मैं 7.5 लूंगा तो भैया ये भी 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया। आप जानते हो ये पूरी लेंथ 4 थी तो इसको होना पड़ेगा 1.5, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, है ना। ये कितना था 6, ये पूरी लेंथ अगर 7.5 है तो ये भी पूरी 7.5 होगी। क्या 7.5 बैठ रही है? बिल्कुल बैठ रही है। तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 15। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, यहां पे लिख रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। आप क्या समझोगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में निकाली जाती है? अगर आप इस क्वेश्चन को ये समझ रहे हो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में निकाली जाती है, तो भैया वो निकाली जाती है मीडियन में। आप लगा कर आओगे मीडियन, आपका सवाल हो जाएगा गलत। क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आपको अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दे दी जाए यूजफुल, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है, मतलब एक जो टेबल दे रखी थी यहां पर आपको क्लास इंटरवल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आप मीडियन निकाल लोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, जब आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे तो आप मोड भी निकाल लोगे और आप मीन भी निकाल लोगे। इसका मतलब दोस्तों आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से आप मीन, मोड, मीडियन तीनों निकाल सकते हो। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। ठीक है दोस्त, ठीक, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -4, 3 एंड 6, 3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, किस पॉइंट में क्लियर करेगा ये भी देखना है। चलो मान लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि इसने k/1 में सॉल्व करा होगा, k/1 में, तो मैं जानता हूं इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। x पॉइंट दे रखा है ना, तो x पॉइंट को ही निकालते हैं हम, पहले x पॉइंट को निकालते हैं। तो आप क्या बोलोगे? x बराबर होगा, x है कितना 2, तो आप क्या कहोगे 2 बराबर होगा k इंटू 6k प्लस 1 इंटू -4 अपॉन में k+1। ठीक है दोस्त, ये k+1 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2k+2 इज इक्वल टू 6k-4। माइनस का 4 जब इधर को आएगा तो भाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। 2k उधर को जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 में से 2k माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 4k बचेगा। तो दोस्त आपको k की वैल्यू कितनी मिली? 6/4। दोस्त हम इसको कितना कहेंगे? इसको कहेंगे हम 3/2। ठीक है दोस्त, तो k की वैल्यू 3/2। तो ये जो रेशियो था 3/2 था, जिसको हम कितना बोल सकते हैं? 3/2। तो 3/2, 3/2, 3/2। आपके पास 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन से हमारा काम इतना कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं। अब आपको यहाँ पर y की वैल्यू और मिल जाए, किसकी वैल्यू दोस्त? y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, y इज इक्वल टू कितना का हो गया आप? 3 जा 9, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 अपॉन में 3+2। तो दोस्तों आपको ये कितना मिला? 15/5। 15/5 मतलब y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इफ द पॉइंट A 4,3 एंड B x, y आर ऑन द सर्किल विद सेंटर 0,3 देन द वैल्यू ऑफ। देखो ये क्या है? ये पॉइंट है A और B पर, सर्किल से सेंटर दे रखा है हमको। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये दे रखा है हमको क्या? O.2,3। ये पॉइंट दे रखा है, यहां पर मान लेता हूं मैं A, और ये वाला पॉइंट मान लेता हूं मैं B। कितना है? x, 5। और ये पॉइंट कितना है दोस्तों हमारे पास? 4,3। तो आप ये बताइए O से लेकर A तक क्या हो गई? रेडियस। O से लेकर B तक ये क्या हो गई? रेडियस। हम जानते हैं दोनों रेडियस आपस में एक ही सर्किल की रेडियस है, तो ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगी? बराबर। तो आप क्या कहोगे कि सर OA का डिस्टेंस बराबर होगा किसके? OB के, है ना दोस्तों। तो जब दो डिस्टेंस बराबर होते हैं तो अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट से स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर खुल जाएगा, स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो आप जानते हो क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट में x1 माइनस x2 मतलब 2 - 4 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 - 3
3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस भैया किसका, ये क्या है 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इसके। ठीक है दोस्तों, इधर बात करते हैं, इधर कितना हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, देखो स्क्वायर से मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके अंडर रूट हटा देता हूं, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 2 का स्क्वायर जो कितना होता है 4, ये 0 बचेगा। इधर बात करें 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कितना बचेगा माइनस का 2 जो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 दोस्तों 4 कैंसिल, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इस बात का मतलब कि x माइनस 2 बराबर 0, इस बात का मतलब कि भैया x बराबर कितना होगा 2 होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, x की वैल्यू 2, तो ऑप्शन नंबर सी। बताइए किसी को कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 18 तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्या है ये असर्शन रीजन। ठीक है, अब सुनो करते कैसे हैं इसकी बात सुनते हैं, पहले इसको करेंगे कैसे। दोस्तों इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले तो आपको ये चीजें देखनी होती हैं कि उसने असर्शन और रीजन जो कहा है क्या वो दोनों के दोनों करेक्ट है या नहीं, पहले आप इतनी बात पर फोकस करिए, किसी और चीज से मतलब नहीं है। यहां पर असर्शन की बात करते हैं, 3.12345 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग है या नहीं, क्या कहोगे कि हाँ डॉट 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 नहीं लग रहा तो सर ये टर्मिनेटिंग हो गया, ऐसे ही पढ़ा है ना हमने, जिसके आगे डॉट 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 लग रहा होगा वो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो भैया ये डॉट 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 नहीं लग रहा इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, तो असर्शन तो ठीक है, असर्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि यहां पर असर्शन उसने कहा है फाल्स है। आगे बात करते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ 3.12345 मतलब असर्शन की ही बात कर रहा है। अब ये बात देखनी है बात सही करिए या नहीं, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, आप जानते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको p अपॉन q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी वही काम कर रहा है। ठीक है, सही बोला उसने यहां तक अभी तक। इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m, आप जानते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा वो इसी फॉर्म का होगा, सही बात है। इसका मतलब यहां पर रीजन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट गलत हो गया, क्योंकि यहां पर इसने रीजन को फॉल्स बोल दिया। आप जानते हो असर्शन भी सही रीजन भी सही, और रीजन जो दिया है वो एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को, जब एक्सप्लेन कर रहा है तो भैया आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया असर्शन का, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी -5 -1 3 7 इज 4, क्या 4 है या नहीं है, देखो 7 में से 3 माइनस करके देख लेते हैं, 4 आ रहा है, ठीक है, असर्शन ठीक है, असर्शन ठीक, तो ये गलत। ठीक, आगे बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी ए प्लस डी ए प्लस 2d, अगर ऐसे आपको दे रखी होती है तो उसका जो गिवन दिया जाता है कॉमन डिफरेंस वो दिया जाता है a2 माइनस a1 से, तो हम जानते हैं ये भी बात ठीक कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रीजन फॉल्स कह रहा था, तो ये भी गलत हो गया, गलत बात हो गई भाई। ठीक है, हमने असर इसका कॉमन डिफरेंस 4 कैसे निकाला था, माइनस करके ही निकाला था, और ये भैया इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर भी रहा है, तो भैया क्या हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, देखिए सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया, आपको इसी तरीके से ही सेक्शन ए को कंप्लीट करना है। ठीक, चलते हैं अपने सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी क्या है हमारा, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। क्वेश्चन कितने नंबर का, क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो नंबर गेन करने हैं, तो एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पर फिगर नहीं है ना, तो हम बना लेते हैं दोस्तों, फिगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं एक फिगर को। देखो चलो एक फिगर हमने क्या करा दोस्तों, ड्रॉ कर लिया, ये फिगर है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड कितनी है 24 24 24। इक्विलेटरल ट्रायंगल से दोस्तों कुछ बातें आप ध्यान रख लीजिए, इसका जो एल्टीट्यूड होता है वही एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यही एल्टीट्यूड है, यही मीडियन है, यही परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो इसको क्या करेगा 90 डिग्री पर आपके बेस को कट करता है 90 डिग्री पर। ठीक है, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर हो गए, यही एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब ये क्या करेगा, इन दो एंगल को इक्वल इक्वल एंगल में काट देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मीडियन होगा, आपके बेस को या फिर आपके ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये एल्टीट्यूड होता है। अब उससे रिलेटेड और बात है कि देखो दोस्तों, एल्टीट्यूड जो होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या एल्टीट्यूड जो होता है वो दिया जाता है इस तरीके से, √3/2 × a, ये फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड का।
√3/2 इंटू ए। जब 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर की ही अप्रोच से सॉल्व करना है, वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद बोलोगे साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 24, फिर एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय दिस, इस तरीके से दिया जाता है। और आगे आप क्या लिखोगे, √3/2, साइड कितनी है 24, भैया 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 12 बार, तो आप क्या बोलोगे 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, एक इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज और लेकर चलिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया दिया जाता है दोस्तों, वो दिया जाता है √3/4 a² से, √3/4 a²। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने कंप्लीट करा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, देखो यहां पर हमारे पास क्या गिवन है दोस्त, हमारे पास गिवन है इन द गिवन फिगर फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट P था, 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है हमने, एक PT एंड PS आर ड्रॉन टू द सर्किल विद सेंटर O, ठीक, सच दैट SPT मतलब ये टोटल एंगल कितना है 120 डिग्री है, कितना दोस्तों 120 डिग्री। अब बात सुनिए, अब हम एक बात जानते हैं, आपको क्या प्रूफ करना है पहले तो ये, तो देखो आप यहां पर क्या करोगे, सवाल कभी भी प्रूफ वाले आते हैं, आपने लिखा गिवन, गिवन क्या लिखोगे, गिवन है आपके पास एंगल SPT इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर हम लिखेंगे टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको दोस्तों प्रूव करना है कितना, OP इज इक्वल्स टू 2OS 2PS। ठीक है दोस्त, OP आपको इतना प्रूफ करना है। आगे बात करते हैं, इसके बाद प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, इन ए सर्किल, इन ए सर्किल, देखो किसी भी सर्किल में अगर टेंजेंट से, अगर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं और उस टेंजेंट से सॉरी एक पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही हैं दोस्तों, और उस पॉइंट से आपके सेंटर को कनेक्ट किया जाता है, तो जो लाइन उस पॉइंट को और सेंटर को कनेक्ट करती है वो आपके एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगी। इन अ सर्किल वी नो दैट एंगल SPO will be equals to एंगल TPO। ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे दोस्त, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, हाफ होंगे। हाफ किसके, एंगल SPT के। तो आपको एंगल SPO दोस्तों कितना मिल गया, आपको एंगल SPO मिला 1/2, SPT था कितना 120, तो आप कितना कहोगे कि सर मेरे को ये मिल गया 60। कितना मिल गया दोस्त, ये मिल गया आपको 60 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों, कितना मिल गया 60 मिल गया, एंगल कितना हो गया 60। अब हम बात करते हैं किसके, इन ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल देख लेते हैं, इन ट्रायंगल OPS, इन ट्रायंगल OPS, इन ट्रायंगल OPS, इन ट्रायंगल OPS मैं इधर कर देता हूं दोस्त। ठीक, इन ट्रायंगल OPS आप क्या कीजिए, आपको OP और PS में निकालना है ना, ये वाला एंगल आपको पता है, OP कहां है दोस्तों आपके पास, ये रहा 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये, PS कहां है आपके पास, ये रहा। ठीक है, इसका मतलब OP आपकी हाइपोटेनियस हो गई, PS दोस्त आपकी क्या हो गई, PS आपकी हो जा रही है ये दोस्तों, क्या बन जा रही है, ये बन जा रही है आपकी बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप क्या लगाओगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस यहां पर थीटा कितना लगेगा 60, बेस कितना है दोस्तों PS, हाइपोटेनियस कितना है आपके सामने OP, cos 1/2 इज इक्वल्स टू PS अपॉन OP। तो दोस्तों यहां से क्या मिला, OP इधर जाएगा, PS इधर जाएगा, आपको यहां से क्या मिलता है, OP इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ PS मिला दोस्तों। ठीक है, यहां पर लास्ट में क्या हो गया, प्रूफ, और ये एंड में आप एक छोटी सी लाइन खींच दोगे। बताइए दोस्तों, 2 नंबर का सवाल है, उसी के अप्रोच, देखो जो जितनी अप्रोच करनी है उतना ही काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 60, इन सब की देखो, tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू आप जानते हो 3, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, उसका क्या हो रहा है दोस्त स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60,
tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, उसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर, प्लस कोसेक 30। तो कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 आप जानते हो साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का उल्टा करूंगा तो 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस tan 45 होता है 1 अपॉन cot 45 होता है 1। ठीक है ना दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे इसकी बात करेंगे 3, इधर हम आगे बात करते हैं, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 3 × 1/3 प्लस 3 प्लस 2 और देखो 2 - 1 कितना बचेगा 1 बचेगा अपॉन में, ये तो 1 ही हो गया, भूल जाते हैं इसको, 3 से 3 कट जाएगा 1 बार 1 1 3 कितना हो गया दोस्तों 5 आंसर आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट, लास्ट में एक छोटी सी लाइन है ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास 2 क्वेश्चन थे, चॉइस थी आपके पास, कितने, आप या तो ऊपर वाले क्वेश्चन को कीजिए या फिर आप नीचे वाले को। चलो मैं दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन करवाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या दे रखा है, मोड दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है मोड 36, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। चलो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमको फर्स्ट इसका मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, तो आप उसका फर्स्ट पार्ट डालकर आप करेंगे कि ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट कर रहे हो, सेकंड पार्ट कर रहे हो, जो भी पार्ट आप कर रहे हो। यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, क्लास इंटरवल कहां से कहां तक, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, और दोस्तों कितना है 50 से, चलो एक काम करते हैं, यहां नहीं बनेगा, हमने दूसरे पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्लास इंटरवल, एक मिनट मैं इसका बैकग्राउंड फिर से एक बार चेंज कर देता हूं। चलो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहां से कहां तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। जो हमको क्लास इंटरवल दे रखा था दोस्तों, हमने वो क्लास इंटरवल बना लिया। क्लास इंटरवल के बाद हमको क्या चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी। यहां पर दे रखी है 8 10 f, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 8 10 f। अगला कितना है 8 10 f, 16 12 6 7, 16 12 6 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो मोड आपको गिवन है, गिवन क्या दे रखा है, गिवन गिवन। अब देखो ये टेबल बनाई आपने, इसी के नीचे काम करना है, मैं इधर साइड में काम कर देता हूं। गिवन जो दे रखा है वो दे रखा है आपको मोड, कितना दे रखा है, मोड इज इक्वल्स टू, एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों, मोड आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 36। कितना दे रखा है 36 दे रखा है। 36 से हम इधर बात करते हैं। देखो 36 जब मोड दे रखा है तो आप जानते हो, पहले आप निकालिए मॉडल क्लास कौन सी होगी, कौन सी मॉडल क्लास। अगर आप यहां पर देखें तो 36 कहां पर लाई करेगा, 30 और 40 के बीच में। इसका मतलब दोस्तों ये आपकी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास, आप इसको नाम दे दीजिए मॉडल क्लास। ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने इसको, मॉडल क्लास। ठीक, अब इस मॉडल क्लास में F1 F0 F2 निकालते हैं। ये मॉडल क्लास है तो इसी को F1 बोलते हैं, 1 से ऊपर 0 आता है ये F0 हो जाएगा, 1 से नीचे 2 आता है ये F2 हो जाएगा। ठीक, क्या क्या चाहिए होता है हमको मॉड के केस में, हमको चाहिए होता है L, लोअर लिमिट बोलते हैं। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 30, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक, इसके बाद आपको F0 दे रखा है, आपने F0 कितना माना है, F माना नहीं, निकल के आए यहां से। F1 की वैल्यू आपको कितनी मिली है 16 मिली है, F2 की वैल्यू आपको कितनी मिली है 12 मिली है। ठीक है, अब मॉड का फॉर्मूला लगाते हैं। मॉड का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है ना दोस्तों, L की बात करते हैं। L है कितना, ये था 36, ये हो जाएगा 30 प्लस कितना हो जाएगा 16 माइनस F अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 16 मतलब 32 माइनस F माइनस 12 इंटू H कितना है, H है 10। यहाँ पर H की वैल्यू और लिख लेते हैं, H कितना होता है, इनका डिफरेंस, इन सब का डिफरेंस कितना चला दोस्तों, ये चला है 10। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं, ये 30 इधर को जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 36 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। देखो दोस्तों कुछ स्टेप कैलकुलेशन वाले मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको स्किप नहीं करने हैं,
आपको वो पूरा कंप्लीट करके दिखाना है। ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एफ अपॉन में 13 में 32 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों 32 में से अगर 12 जाते हैं 20 माइनस एफ इंटू 10। ठीक, 10 का मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20, ये कितना था दोस्तों आपके सामने 6 का मल्टीप्लाई 20 माइनस एफ में, 6 का मल्टीप्लाई 20 माइनस एफ इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा था 16 माइनस एफ में, 16 माइनस एफ में। तो ये कितना बन जाएगा 120 माइनस 6f इज इक्वल टू 160 माइनस 10f। 10f को इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का 10f माइनस 6f इज इक्वल टू दोस्तों ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 120। ठीक, तो यहां पर अगर मैं 4f बचेगा, 4f की वैल्यू कितनी बच जाएगी यहाँ पर 40 और f बराबर कितना निकल कर आ जाएगा दोस्त, f बराबर निकल कर आ जाएगा मेरे सामने 10। तो फ्रीक्वेंसी कितनी निकल कर आ रही है 10। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी हमने। L 30 इधर गया, माइनस का 36 बचेगा, ये 16 माइनस एफ 32 में से 12 जाएंगे 20 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, 120 माइनस 6f 160 माइनस 10f। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, तो हमको फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई 10। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट। अगर आप सेकंड पार्ट को करना चाहते हो तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, चलो 40 से 45 75 तक जाना है, 40 से 55 के गैप पर। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। सेकंड पार्ट मीडियन में आपको निकाल के दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। क्लास इंटरवल लिखते हैं सबसे पहले। 40 से 45 तक की थी हमारे पास, 40 से 45, फिर हमारे पास कितना था 45 से 50, कितना था 40 से 45, फिर हमारे पास 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर हमारे पास 55 से 60 है ना दोस्तों, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ठीक, आगे इसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी दे रखी है हमको, फ्रीक्वेंसी दोस्तों दे रखी है 2 3 8 6 6 3 2, 2 3 8 2 3 8 6 6 3 2। सुनो, सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, जब भी मीडियन दे रखा होता है तो दोस्त सबसे पहले हमको निकालना होता है n। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम। यहां पर n निकाल लीजिए, n कितना आएगा इन सबको, 3 और 2 5। देखो सम कैसे करते हैं, सम भी सुनो। सम अगर आपको दिमाग में करना है तो ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करो। 8 और 2 10, 10 बन गया, 10 इस तरीके से। अभी आपको कितना बन जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 10 वो बन गए थे। तो दोस्तों कितना बन गया आपके पास, 10 कितने बन गए 30 बन गए। n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 30। ठीक है, हमको n मिला 30, हमको चाहिए होता है n/2, तो भैया ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 15। अब यहां पर देखो 15 यहां पर हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये कितना आ जाएगा 2, 3 इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चले जाते हैं। 3 इसमें जुड़ जाएगा 5, 8 5 में जुड़ जाएगा 13, 13 में 6 जुड़ जाएगा 19, 19 में 6 जुड़ जाएगा 25, 25 में 3 जुड़ जाएगा 28, 28 में 2 जुड़ जाएगा 30। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। अब n/2 की वैल्यू 15 मिली थी। अब 15 देखो 15 कहां पर मिलेगा, तो दोस्तों 13 के बाद मिलेगा 19 तक मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपके लिए मीडियन क्लास कौन सी हो गई दोस्तों, मीडियन क्लास हो गई आपकी ये वाली। ठीक, जब आपकी ये मीडियन क्लास हो चुकी है, अब आप क्या लिखोगे, आप निकालोगे L का मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है आपकी 55। ठीक है दोस्तों, इसके बाद निकालते हैं हम F कितना है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को F बोलते हैं और उससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF बोलते हैं। तो F कितना है 6 और CF कितना है दोस्तों, CF है 13। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत। H की वैल्यू और निकालते हैं, तो H यहां पर हमारे पास कितना चल रहा है 5। अब आगे काम करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला लगाइए, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू दोस्तों कितनी है 55 प्लस n/2 कितना है 15, CF कितना है 13 अपॉन F कितना है दोस्त, F हमारे पास कितना है 6 इंटू H की वैल्यू कितनी है 5। तो 55 इंटू 2 अपॉन
2 इंटू 5/6, तो ये दोस्तों ये कितना हो जाएगा 55, 10/6, 10/6 मतलब 5/3, 5/3 की जो वैल्यू होती है वो 1.66 इस टाइप की होती है, तो कितना हो जाएगा 56, ये डॉट 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 चलेगा 56.67, ये हमारा मीडियन हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आपसे कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ दो नंबर इतना, LCM इतना। चलो दो क्वेश्चन है, दोनों चेक करते हैं। HCF की बात करते हैं, आप बोलोगे लेट A माना 306, B आपने कितना माना 13, 14। ठीक है ना दोस्तों, A माना 306, B माना 13, 14। HCF दे रखा है आपको, HCF दे रखा है कितना, HCF कितना दे रखा है 18, सॉरी HCF दे रखा है आपको 18, आपको LCM फाइंड करना है। LCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी नो दैट डालकर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट डालकर हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B के, इसका मतलब 18 इंटू LCM बराबर हो जाएगा A की वैल्यू 306 इंटू B की वैल्यू 13, 14। ठीक है, अब देखो 18 से काटते हैं, 18 से ये कट जाएगा 1 बार, ठीक, कितना बचेगा 12, तो 12 यहां पर बचा 6, 126 हो गया, ये कट जाएगा 18 बार, सॉरी 18 से क्यों 7 बार, सॉरी कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, 17 का मल्टीप्लाई 1314 में करना है। अब देखो बहुत से लोग तो इसको भी कैलकुलेशन उससे करने जाएंगे, रफ काम में लिखेंगे 31314, नहीं करते। चलो कैसे करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 17 2 जा पढ़ो, पहला कितना होता है 34, अब 4 बार जाना तो उसका डबल करना पड़ेगा, 34 का डबल करोगे 68, आपको मिला 8, 6 कैरी का। ठीक है ना दोस्त, 6, अब 17 बन जा 17 और 6 23, 3 2 कैरी का, अब 17 3 जा 51, 51 और 2 53, 3 5 कैरी का, 17 बन जा 17 और 5 22, 22 आंसर आ गया मेरे पास। बताइए क्या करना है मुझे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका और पार्ट क्या था, चेक वेदर 4n कैन एंड विद द डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। अब देखो आप बताइए, आप जानते हो 4 की पावर आप जो लिखोगे, इफ n is equals to 1, 4 raised to 1 is 4, if n is equals to 2, 4 raised to 2 is 16, if n is equals to 3, 4 raised to 3 is 64, if n is equals to 4, n is equals to 4, 4 raised to 4 is 256, और if n raised to 5, n raised to 5, 4 raised to 5 is again what you are getting 16, 254 into 4, 25 चौका 100, 1024 you are observing, क्या आपको आंसर 4 से स्टार्टिंग हुई थी, लास्ट में फिर से आपको 4 एंड डिजिट मिल गया, एंड सो ऑन, सो 4 raised to n never end with 0। आप क्या बोलोगे, सो 4 raised to n is never end with 0। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, दो नंबर वाले क्वेश्चन खत्म, अब कौन से नंबर के हैं, 3 नंबर के। एक बार चेक कर लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी कहां से स्टार्ट था, ये हो गया हमारे पास ए। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है, सेक्शन सी 26 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63। क्या गिवन डाल दीजिए, आप गिवन डाल दीजिए, गिवन क्या लिखोगे, गिवन के अंदर आपको क्या दे रखा है, सम S7 का सम दे रखा है, S7 का सम कितना दे रखा है 63 दे रखा है। ठीक है ना दोस्त, एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, नेक्स्ट तो मतलब मैं बोल सकता हूं S8 से लेके 14 टर्म का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 161, मैंने ऐसे मान लिया है इसको। ठीक है ना दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बात करते हैं। फाइंड द एपी फाइंड करवा रहा है। देखो आप टोटल सम का टोटल बताइए, टोटल कौन सा सम दे रखा है, टोटल सम दे रखा है आपको कहां से 7 और 7 मतलब 14 का। अब मैं ये बोल सकता हूं कि S14 भी मेरे को गिवन है, जब मेरे को 7 का टर्म इतना दे रखा है तो मैं S14 कितना बोलूंगा, फर्स्ट 7 टर्म प्लस नेक्स्ट 7 टर्म, यही तो बोलेंगे 8 to 14, यही तो हो गया। तो आप इसकी बात कीजिए S14 आपको फिर कितना दे दिया 63 प्लस 161, तो आप क्या बोलोगे S14 सर हमको गिवन है
1466222 ठीक है ना दोस्तों, हमको इतना गिवन है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं S7 पहले यहां पर हम बात करते हैं सम ऑफ AP इज इक्वल्स टू, जिसको हम कितना बोलते हैं SN, है ना, SN सम ऑफ AP SN n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी, कुछ इस तरीके से दिया जाता है ना, ठीक है। यहां पर बात करते हैं S7 की, S7 जो होगा, चलो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं S7 जो होगा आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए 7/2, कितना दोस्त 7/2 2a, फर्स्ट टर्म मेरे को नहीं पता ना, 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 है, 7-1 क्या कॉमन डिफरेंस पता है आपको, वो भी नहीं पता, तो हमने ऐसे लिख दिया। इसकी वैल्यू आपको दी कितनी थी, वैसे दी थी 63, कितनी दी थी दोस्त 63 दी थी, 63 इज इक्वल टू 7/2, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 6d, ठीक है। 7 से अगर आप चाहो तो इस 7 से अभी फिलहाल इसको काट सकते हो 9 बार, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 2a प्लस 6d। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 से और डिवाइड कर देता हूं सबको, तो ये कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना दोस्त। हम बात करते हैं S14 की, किसकी S14 आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 14/2 2a प्लस 14-1 इंटू डी, है ना दोस्तों। अब ये 14 कितना निकल कर आता है 224 निकल कर आता है, 224 इज इक्वल टू 14/2 2a प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13d, है ना दोस्तों। अब इधर बात करते हैं, ये किसी से कट जाए, 2 से ये कट जाएगा 7 बार, 2 से ये कटा 7 बार, और 7 से ये कट जाएगा 7 3 जा 21, 1 बचा 32 बार, ठीक है दोस्तों। तो और 2 से मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 से ये कट जाएगा 16 इज इक्वल टू 2 से ये कट जाएगा a, ये 2 से कट, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, चलो कर देते हैं 16। तो देखो आपको दिक्कत होगी ना, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम फर्स्ट इक्वेशन इस वाले को मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये भी 2a की टर्म्स में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d, यहां तक मेरे को ये वैल्यू मिली, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने क्या काम किया, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, आपने सेकंड में से इसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारी क्या बनी रहेगी 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d, और सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास 18 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस माइनस, इसमें कितना बचेगा 14 बचेगा, है ना दोस्तों, कितना बचेगा 14, ये 2a से 2a कैंसिल, 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7d, 7 से ये 14 कितनी बार, d की वैल्यू निकल कर आ गई 2, d कितना निकल कर आ गया 2, इसमें पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना है फर्स्ट में पुट करना है, आपने पुट करा 9 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, तो कितना मिल जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया 3, देयरफॉर AP कितनी हो जाएगी फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी 3 प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो कितना था 2 5, फिर 2 ऐड कर दोगे 7, फिर 2 ऐड कर दोगे 9, इस तरीके से सो ऑन। बताइए किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26, हमने बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। आपको ये प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। चलो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, आपको गिवन क्या दे रखा है, आप पहले तो वही लिखोगे, गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, है ना दोस्तों। अब आपने इसको क्या कर दिया, अब टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है,
टू प्रूफ की बात करते हैं। हमको प्रूफ करना है कितना दोस्तों, हमको कितना प्रूफ करना है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। चलिए आइए प्रूफ पर चलते हैं दोस्तों। एक बात को बहुत विशेषकर ध्यान रखना, ध्यान, आपको ये गिवन है तो आप इसको सॉल्व करते हुए इसको लेकर आओगे, ना कि आप अब जो आपको प्रूव करना है आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो और ये लेकर आओ। ऐसे काम नहीं करेंगे हम। क्या है, जो हमको गिवन है उसको उठाएंगे, उससे प्रूव वाली चीज लेकर आनी होती है। तो आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। इतना मिला हमको। ठीक है ना दोस्तों, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब साइड में आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में आपने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाई है, वो आइडेंटिटी भी लिखनी है। साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे किसके, 1 के। ठीक है दोस्तों, हमने इतना लिखा। आगे बात करते हैं। ये दोस्तों कितना, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। आगे इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को जब हमने उधर ट्रांसपोज किया तो हमको कितना मिलेगा दोस्त, हमको मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना मिला, 1। मैं साइन थीटा को कॉस थीटा को उस तरफ ले जाता हूं तो ये कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, है ना दोस्तों। अब सुनो, आपको डिनोमिनेटर में तो कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं चाहिए ना, तो आप क्या करो, इस 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग सब कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। बताइए दोस्तों, अब देखो क्या होगा दोस्तों, ये एक स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऐसे ही यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आपका कितना है 2। तो आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दोस्तों कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास टेन थीटा। कितना होता है, टेन थीटा प्लस ये कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। मिल गया दोस्तों हमको जो हमको चाहिए था। ठीक है, हो गया प्रूफ। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 3 horses are tied with each with 7 meter long rope at the 3 corner of a triangle। तो देखो दोस्तों, हमारे पास पहले है एक ट्रायंगल, मैंने एक यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ये वो एक ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, यहाँ इसके तीनों कॉर्नर पर एक एक हमने क्या बांध रखा है, एक एक हॉर्स बांध रखा है। एक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रस्सी है, एक 7 मीटर लॉन्ग रस्सी है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं जब वो जो रस्सी होगी, अगर घोड़ा घास खाना स्टार्ट करेगा तो इतनी घास खा सकता है यहां तक की, ऐसे इसके यहां तक की घास खा सकता है, ऐसे इसके यहां तक। हमको यहां पर एंगल नहीं पता, तो मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर मान लेता हूं इसका एंगल θ1 होगा, इसका एंगल θ2 होगा, इसका एंगल θ3 होगा। ये जो साइड है ये हो जाएगी 7, ये भी कितनी हो जाएगी 7, और ये भी कितनी हो जाएगी 7। रेडियस है ये इसकी। ठीक है दोस्तों, ये ए पॉइंट मान लिया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। कितना एरिया जो है हॉर्स जो है घास खा रहे हैं, ठीक है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया
ग्रेज्ड बाय हॉर्सेस विल बी इक्वल टू कितना है, किसके इक्वल होगा दोस्तों, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर ए। कितने सेक्टर बन रहे हैं दोस्तों, यहां पर सेक्टर बन रहे हैं 3, तो हम क्या बोलेंगे सेक्टर ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर सी। अब यहां पर वी नो दैट क्या हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स एरिया ऑफ सेक्टर ए दोस्त कितना होगा, थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। सेक्टर बी कितना होगा, थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड वाला कितना होगा, थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बताइए दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत। अब हम देखो इसमें से क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। देखो सबकी जो रेडियस थी, सबकी जो रोप थी वो 7 मीटर लंबी थी, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ रेडियस सबकी सेम है। जब सबकी भैया रेडियस सेम है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि पाई आर स्क्वायर और हमने 360 ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा दोस्तों, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थे क्या दोस्तों, ये थीटा 1 थीटा 2 ये हैं एंगल किसके, ट्रायंगल के। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हम जानते हैं कितना होता है दोस्त, वो कितना होता है 180। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 180 डिग्री। ठीक, यहां पर आप साइड में क्या लिखोगे, यहां पर एक छोटी सी बात लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आगे बात करते हैं 180 से ये कितनी बार कट जाएगा दोस्त, ये कट जाएगा 2 बार। तो आपको मिलेगा पाई की वैल्यू 22/7 बोल देता हूं, इंटू आर कितना था 7 × 7 अपॉन में 2 और है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, 2 से 7 कटा, 2 से ये कटा 11, तो 11 × 7, तो हमारे पास एरिया ग्रेज्ड कितना आ गया दोस्तों, ये हमारे पास आंसर आ गया 77 मीटर स्क्वायर आंसर। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, कितना एरिया ग्रेज कर रहे थे हमने ये निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये 28 का फर्स्ट पार्ट था, ये और करके पार्ट था। अगर आप वो करते हो तो वो करिए, ये करते हो देखो मैं इसको भी करवा देता हूं। क्या था, इन द गिवन फिगर एक ट्रायंगल एओबी दे रखा है, एओबी सेक्टर दे रखा है जिसका एंगल कितना है 60। फाइंड द एरिया। देखो इसमें शेडेड रीजन जो है ना, वो शेडेड रीजन ये है, ये वाला शेडेड रीजन है ना। क्या कह रहा है, रेडियस 17 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ओपी। तो हम जानते हैं कि इसमें सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। शेडेड रीजन का चाहिए तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूं, जिसमें से फिर ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो मेरे को शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू दोस्तों आपके सामने कितनी है, अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं 3.14 ले रहा हूँ। आर कितना है, रेडियस हमको 17 × 17 दे रखी है। काटते हैं इसको, कैंसिल करते हैं, ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने कितना आ जाएगा, 3.14 × 289 अपॉन में 6। ठीक है ना दोस्त, आगे बात करते हैं। आगे आप देखो, अब देखो थोड़ा सा, अगर कैंसिल हो रहा है एग्जैक्ट तो कैंसिल कर दिया, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो थोड़ा सा नहीं है, अप्रोक्स में कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस अप्रोच को भी चलिए कि अगर कोई चीज कैंसिल नहीं होनी तो उसको हम अप्रोक्स में कैंसिल करें। 6 से मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 4 जा 40 24 होते हैं, 6 4 जा 24 इस
कट जाएंगे, इसमें तो 4 बचेगा, 4 और 9 कितने जाएंगे, 49 हो जाएंगे। 6 8 या 48 होते हैं, तो लगभग 48 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर जाएगा ये। तो मैं इसको लगभग में 48 मान लिया, 48 का मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, 48 4 जा 48 2 जा होते हैं 96, 96 का भी डबल कर दो 192, तो 192 का 2 आ जाएगा, 19 हो गया कैरी का। 48 बन जा 48, 48 में 19 जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे भैया, एक इसको दे दो तो इसके पास हो गए 20, यहाँ पर हो गए 47, 47 में 20 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे 67, 67 का मतलब 7 यहाँ पर आ गया 6 कैरी का। 48 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 48 को 50 मान लो, 50 का जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो गया। आपने 48 को कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया, मल्टीप्लाई कितने से करा, 3 से, तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा, 6 बढ़ गया होगा। 150 में से 6 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे 144, 144 में आपको कितना ऐड करना था, कितना था हमारे पास 48 बन जा 48 और हमने 19 ऐड करा था, 6 और ऐड करना था 144 में 6 और ऐड करेंगे 150 आ जाएगा 150। ठीक है दोस्त, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, इतना आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल कर आया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो आपके पास एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एओपी, मैं यहाँ पर उस ट्रायंगल को क्रिएट बना लेता हूँ। ठीक है, कितना दिखाई दे रहा था, ए पॉइंट कहां पर था, इस पर, पी पॉइंट 90 डिग्री पर, ओ पॉइंट 60 डिग्री पर। तो मैंने ए पॉइंट बनाया 90 डिग्री पर, ए पॉइंट था कहां पर दोस्तों, ए पॉइंट था 90 डिग्री पर, ए पॉइंट, पी पॉइंट 60 डिग्री पर और ओ पॉइंट कुछ ऐसे ही है ना, सॉरी, ओ पॉइंट 60 डिग्री पर, पी पॉइंट 90 डिग्री पर, ओ पॉइंट 60 डिग्री पर, पी पॉइंट 90 डिग्री पर, ए पॉइंट हो गया ये दे रखा है आपको दोस्त कितना, ये दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है 90 डिग्री। ओ ए आपको अगर हम बात करें तो ओ ए कितनी दे रखी है, ओ ए है रेडियस, तो ये दे रखी है 17। ठीक है, ए पी और दे रखी है आपको, ए पी कितनी दे रखी है 15, ए पी दे रखी है 15। ये बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो मैं इसका एरिया अगर निकालूंगा तो मैं एरिया इसका क्या निकालूंगा, एरिया जो होगा, एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाइट की बात करूं तो हाइट ये हो गई ना 15, बेस नहीं है तो मैं बेस निकाल लेता हूं। बेस कहां से निकलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कितना है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दोस्तों ये कितना मिल जाएगा 289 माइनस 225 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर बराबर मिल रहा है दोस्तों आपके पास 64। तो बेस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 8। आप इसमें पुट कीजिए 1/2 इंटू 8 इंटू 15। 2 से ये कटा कितनी बार 4 बार, तो 15 4 जा 60 सेंटीमीटर आंसर आया। कितना है 60 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओपी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल लिया। हमको निकालना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करते हैं तो दोस्तों एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके सामने आ जाएगा कितना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर का कितना था 150.72 माइनस कितना 60, तो कितना आ जाएगा 90.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा 28 का सेकंड पार्ट, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। देखो ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, द फ्रीक्वेंसी एफ इन द क्लास इंटरवल 1921 इज मिसिंग, डिटरमाइन एफ। मीन दे रखा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्लास इंटरवल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की बात करते हैं। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से कहाँ तक है 19, 19 से 21, 21 से 23 और दोस्तों 23 से 25, इतना है। आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, कितनी है 3, 6, 9, 13, F, 5 और 4। अब देखो जब भी हम मीन निकालते हैं, जब भी हम मीन निकालते हैं तो हमको भैया यहाँ पर देखो मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड,
तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिए। मैं यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट मेथड से कराने की कोशिश करता हूँ आपको। डायरेक्ट मेथड से आप करते तो कैसे करते। मीन के बाद हमको यहाँ पर क्या निकालना होता है, एक्स, एक्स आई, ये एफ आई है, ये एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इस सी आई की मिडिल वैल्यूज, सी आई की मिडिल वैल्यूज। यहाँ पर अगर हम सी आई की मिडिल वैल्यूज की बात करें तो 11 और 13 के बीच में 12 आएगा, गैप 2 का चल रहा है तो 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और फिर आ जाएगा कितना, 24। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्या निकालते थे, इसके बाद निकालते हैं डायरेक्ट मेथड में एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई कैसे निकलेगा, 12 का 3 में मल्टीप्लाई 36, 14 का 6 में मल्टीप्लाई 14 पंजे कितने होते हैं 70 और 14 84 कितने हो जाएंगे 84। ठीक है। आगे बात करते हैं, 16 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 18 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का 13 में मल्टीप्लाई 169, 13 पंजे होते हैं 65, 5 का 65 और जोड़ना है 169 में, एक लेकर उसको दे देता हूं तो 170, 170 में 64 और जोड़ना है तो 234, 234। ये हो जाएगा 20F, ये हो जाएगा 1110 और 20 24 48 96 कितना हो गया 96। इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना होता है, इसको हमके बाद हमको निकालना होता है सिग्मा एफ आई। इन सब का सम करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, 6 और 3 9 और 9 18, 18 और 13 31, 18 और 13 31, 31 और 9 40 प्लस एफ, 40 प्लस एफ। ठीक। इधर अगर हम निकालते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई, देखो मैंने अभी आपको बताया ज्यादातर कोशिश करना जीरो बनाने की। जीरो कैसे बनाएंगे, एक काम करते हैं, इसको 36, देखो यहां पर मेरे को ये जीरो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 90 120 बन जाएंगे ना, ये है ना दोस्त। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये हो जाएंगे 200, 14 4 लेकर इसको दे दूं तो ये हो जाएंगे 100, 100 ये रहे और 230 ये रहे तो 330 बन गई है ना दोस्त। 330, 110 ये है, 120 ये है, 110, 300, 300, 400, 400, 500, 530, 40, 50, 60, 560, 560 तो ये हो गए, 600, 600, 704 हो गए। कितना हो गया दोस्तों, ये बन गया 600, 704, 704 कितना बन गया दोस्तों 704 प्लस एफ। एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 और 4 10 और 4 14, 4 18, 18 और 6 24, 4 2 कैरी का, 8 और 3 11 और 2 13, 13 4 17, 17 17 और 3 कितने हो गए दोस्तों 17 और 3 20, 20 और एक हो गया 30, 0 3 कैरी का, 3 और एक 4, 4 5 6, 6 6 और एक 7, 704 प्लस एफ। ठीक है, इतना निकल कर आया। और मीन जानते हैं, मीन जो होता है वो बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन कितना दे रखा है आपको, मीन दे रखा है 18, 18 इज इक्वल टू 704 प्लस एफ अपॉन में कितना मिल जाएगा 40 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई 40 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 18 36 72 720, 720 प्लस 18f इज इक्वल टू 704 प्लस एफ। ये एफ इधर को आएगा, फ्रीक्वेंसी माइनस में आ रही है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी 18 36 72 720 704, ये गलत तो नहीं कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ये कुछ गलती नहीं होगी। 12 3 36, 16 16 6 6 24, ठीक है 60 84 144, ये भी ठीक है। और 13 18, 18 का 180 ये हो गया, 18 3 54, 18 3 54, 180 और 54 234 हो गया, 20f हो गया। ये 20f कहीं पर 20f, ये 20f था दोस्त, ये कितना है 20f, देखो यही गलती लिख रहे थे हम, ये है 20f 20f। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास कितना है 20f कितना 20f प्लस 20f। ठीक है, अब देखो ये 20f जब इधर से इधर को आएगा, इस 18 को इधर भेजो तो 720 माइनस 704 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f, 18f तो कितना बचेगा, ये बचेगा 16 इज इक्वल टू 2f। तो दोस्तों f इज इक्वल टू आपको कितना मिला 8, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 8, आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 29 भी हमने कंप्लीट कर लिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 क्या है, इफ द पॉइंट C -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट इतना इतना 3:4। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं पहले। एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है मेरे पास यहां पर B। A की बात करूं तो A है 2,5, B का पॉइंट है X, Y। ठीक है ना दोस्त, यहां पर एक कोई पॉइंट होगा C
जिसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं -1, 2 और इन्होंने डिवाइड कराया 3:4 में। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन से दैट क्या क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल्स टू होगा किसके mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहां पर हम बात करें तो x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है -1 विल बी इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई x में कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 3 + 4 कितने हो जाएंगे 3 + 4 दोस्त ये कितने हो जाएंगे 7। ये 7 जब इधर को जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3x प्लस के 8 प्लस का 8 इधर को आएगा -7 -8 इज इक्वल्स टू 3x। तो हमको दोस्तों यहाँ पर कितना मिलेगा, हमको मिलेगा ये -15 इज इक्वल्स टू 3x, -15 इज इक्वल्स टू 3x। तो दोस्तों x की वैल्यू हमको कितनी मिली, x की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, हमको मिल रही है -5। ठीक है। नाउ y से बात करें, y विल बी इक्वल्स टू my2 माइनस n प्लस इंटरनली m प्लस m प्लस n। ठीक है ना दोस्त। y की वैल्यू अगर हम इधर बात करें तो y कितना है 2 विल बी इक्वल्स टू कितने के इसके इक्वल होगा, m की वैल्यू 3 की मल्टीप्लाई 3y और 4 5 जा 20, 3y प्लस 20 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 20 प्लस का 20 जब इधर को आएगा तो दोस्त ये किसका हो जाएगा माइनस का 20, 14 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3y। तो 3y इज इक्वल्स टू हमको मिल रहा है दोस्तों कितना -6। तो हम बोल सकते हैं y विल बी इक्वल्स टू -2। बताइए दोस्तों, हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी, कोऑर्डिनेट ऑफ b हमने निकाल लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ b, x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी निकल कर आ रही थी -5 और y की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है हमारे पास -2। ठीक है ना दोस्तों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसका और पार्ट था, ठीक है, और पार्ट देख लेते हैं। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और पार्ट में क्या करना है आपको, आप इस और पार्ट को एज अ होमवर्क रख लीजिए अपने पास। क्या करना है आपको इसमें देख रहा है डायगोनल्स प्रूफ करने हैं। तो पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से, उनके कोऑर्डिनेट देंगे ABCD। अब आप जानते हो डायगोनल क्या होते हैं, A से C, एक डायगोनल AC, तो AC की वैल्यू निकालेंगे आप, फिर B से D दूसरा डायगोनल BD की वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वल आएंगे, डायगोनल आपके इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये इनका दोनों का मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट निकालिए, दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे कॉमन होंगे। अगर दोनों के मिड पॉइंट कॉमन है तो बाइसेक्टर है। आपको बस इतना काम करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखो 31 जो क्वेश्चन है ये होमवर्क क्वेश्चन, आप इसको होमवर्क में कीजिए। देखो बहुत बार आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, √3 को इरेशनल प्रूफ करा होगा, 2√3 को इरेशनल प्रूफ करा होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर √2 बता रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, फाइंड C की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx + 3y + 3 - c = 0। एक इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, cx + 3y + 3 - c = 0 वी हैव डाल के, फिर सेकंड इक्वेशन 12x + cy - c = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यहां से हम a1 की वैल्यू निकालते हैं। देखो जब भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन निकालने हैं तो वहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 और इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से c, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 3 - c। आगे बात करते हैं a2 की बात करते हैं, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, b2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी c, और c2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी -c। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं। आगे आप देखिए, आप जानते हो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है a1/a2 विल बी इक्वल्स टू b1/b2 विल बी इक्वल्स टू c1/c2।
ये होता है। आइए वैल्यूज उठा के इसमें हम पुट करते हैं। हमारे पास क्या था, c/12 विल बी इज इक्वल टू c/12 विल बी इक्वल टू 3/c विल बी इक्वल टू 3 माइनस c/-c। तो फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रॉम c/12 इज इक्वल टू 3/c क्या मिल जाएगा, c² विल बी इज इक्वल टू 36, सो c विल बी इक्वल टू ±6। अभी आंसर नहीं आया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर c की एक वैल्यू मिली होती तो हम इसको आंसर एक बार को बोल सकते थे, लेकिन अभी नहीं कहेंगे। अभी अब आके बात करते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट की बात करेंगे। फ्रॉम 3/c इज इक्वल टू 3 - c/c माइनस c मल्टीप्लाइड विद दिस साइड माइनस 3c 3c इज इक्वल टू 3c माइनस c² को इधर ले आता हूं तो ये c² माइनस 3c, ओहो वेट, माइनस c² माइनस 3c, जे वाला माइनस इधर को आएगा तो माइनस 3c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, c² माइनस 6c इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आया c, तो हम क्या बोलेंगे c - 6 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं या तो c इज इक्वल टू 0 होगा और या फिर c - 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो c की यहाँ से एक और वैल्यू मेरे पास निकल कर आई 6। तो कॉमन वैल्यूज देखते हैं दोस्तों। जब हमारे पास c की ज्यादातर वैल्यूज आती हैं दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर, तो कॉमन वैल्यूज चेक करी जाती हैं। तो कॉमन वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी बैठी, c प्लस का 6 और c प्लस का 6, देयरफॉर c इज इक्वल टू 6 आंसर। ठीक है ना दोस्तों। तो कौन सा क्वेश्चन था ये हमारे पास, क्वेश्चन था 32 का फर्स्ट पार्ट हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, और 32 का सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों, होमवर्क। क्योंकि आप जानते हो कि ऐसे x और y की वैल्यूज हमारे पास 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप इसको बहुत बार कर चुके, तो जो मेथड आपको ईजी लगे आप उस वाले मेथड से इसको यूज कर सकते हो। और बहुत ईजी, अगर कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं भी सॉल्व करवा देता, ईजी है तो आप होमवर्क के लिए कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, prove that the tangent drawn at any point of a circle perpendicular to the radius through the point contact। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी आपका होमवर्क है। इसमें कुछ नहीं है, आपको एक डायग्राम बनाना है और पूरी फिर वो महाभारत लिखनी होती है। वो महाभारत एक बार उसको रट लीजिए और वो पूरी महाभारत लिखनी है आपको इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है एक एरोप्लेन का, जब हम किसी एक पॉइंट से देखते हैं ग्राउंड से, तो कितना बनता है 60 डिग्री। मान लीजिए यहां पर था एरोप्लेन, जब मैं इसको किसी पॉइंट से देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना था वो बनना था 60 डिग्री। ठीक है ना दोस्त। अब क्या हुआ, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड, 30 सेकंड बीत जाते हैं, तो 30 सेकंड के बाद एरोप्लेन हमारा कहीं यहां पर आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों। और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। कितना बन जाता है दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। ये कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो मैं इनको नाम देता हूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी और ये हो गया ई। हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, पहले छोटे वाले इस वाले, और आगे और भी कुछ तो कुछ दे रखा होगा। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ, हाइट और दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3000√3। ठीक है ना दोस्त। आगे बात करते हैं क्या काम करना है हमको। हम सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दोस्तों, EAD, tan थीटा। कितना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर कितना है AD अपॉन में बेस, बेस कितना है दोस्त ED। tan थीटा की 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये कितना हो जाएगा 3000√3, √3 से √3 भैया कैंसिल, तो ED की जो वैल्यू मिली आपको कितनी मिली, ED बराबर मिलता है 3000 मीटर। कितना, मीटर। ठीक है दोस्त। अब हम बात करते हैं दूसरा ट्रायंगल, कौन सा, BEC, इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC, tan थीटा BEC, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना एंगल बनना है इस वाले ट्रायंगल में, 30 डिग्री का, tan 30। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर की बात करूं
तो BC अपॉन में EC, BC अपॉन में EC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3, 1/√3। इसकी वैल्यू BC की वैल्यू कितनी थी 3000√3। EC की अगर बात करूं तो देखो दोस्तों EC को हम ED प्लस DC लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं ED प्लस DC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ED हमारे पास कितना निकल कर आया था 3000, तो 3000 प्लस DC इज इक्वल टू 3000√3 इंटू √3। ये कितना हो जाएगा DC √3 इंटू √3, 3 बन जाएगा, 3 का 3000 में मल्टीप्लाई होगा तो 9000 हो जाएगा, और ये 3000 जब इधर जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा माइनस का 3000। तो DC की जो वैल्यू निकल कर आई दोस्तों आपके सामने कितनी निकल कर आई 6000 मीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो इतनी डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस था 6000 मीटर का। कितनी देर लगी थी इसको 30 सेकेंड। अब देखो आप जानते हो, आप क्या जानते हो दोस्तों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें दोस्त, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस अगर हम डिस्टेंस इधर देखते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास है DC के बराबर, जो हमको कितना दे रखा है 6000 मीटर, ठीक है ना दोस्त। टाइम की अगर बात करूं तो यहां पर हमने टाइम कितना लिया इतना डिस्टेंस चलने में, हमने लिया 30 सेकेंड। अब बात कर देते हैं स्पीड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 6000 अपॉन 30, 0 3 से ये कट गया 200 बार। तो दोस्तों स्पीड इज इक्वल टू कितनी आ गई 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 34 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। चलो अब देखो दोस्तों, अब हम केस स्टडी पे चलते हैं। केस स्टडी मैंने यहाँ पे नहीं ली थी, हम इधर खोल लेते हैं। केस स्टडी हमारी क्या थी, ये थी क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। 35 क्या था, 35 द वेट ऑफ 2 स्क्वायर। देखो ये टॉपिक कट चुका है आपके में कोर्स में नहीं है, तो इस वजह से यहाँ से हट गया है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देंगे इसकी जगह पे, कोई नहीं। इसको देखते हैं केस स्टडी क्या है, केस स्टडी को देखते हैं। देखो केस स्टडी की हम बात करें तो केस स्टडी कह रहा है मॉडल रॉकेटरी, ए मॉडल रॉकेट इज अ स्मॉल रॉकेट डिजाइन टू रीच लो एल्टीट्यूड एंड बी डिस्कवर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ मीन्स, ठीक है। फ्लाइंग मॉडल रॉकेट इज अ रिलेटिवली सेफ एंड इनएक्सपेंसिव वे फॉर पर्सन टू लर्न द बेसिक of forces and the response of a vehicle to external forces, ठीक है। Like an airplane, a model rocket is subjected to the forces of weight, thrust and aerodynamics during its flights, ठीक है। यहाँ तक एरोप्लेन उसके बारे में, रॉकेट के बारे में बातचीत हो रही थी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, साल्वी इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट रॉकेट क्लब ऑफ इंडिया नेम्ड स्टार क्लब, स्टार क्लब था उसकी साल्वी मेंबर थी। सी लॉन्चेस, उसने एक लॉन्च किया हर लेटेस्ट रॉकेट फ्रॉम ए लार्ज फील्ड, एक बहुत बड़े फील्ड से। एट द मोमेंट इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्ट, किसी टाइम जो फ्यूल था उसका वो एग्जॉस्ट हो जाता है। द रॉकेट हैज अ वेलोसिटी, रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 240 फीट पर सेकेंड एंड एन एल्टीट्यूड ऑफ 544 फीट, और कितनी की एल्टीट्यूड पर, कितनी ऊंचाई पर है वो 544 की ऊंचाई पर है। आफ्टर टी सेकेंड के बाद इट्स हाइट अबव द ग्राउंड इज गिवन बाय, जो हाइट है उसकी टी सेकेंड बाद, देखो जब क्या कहते हैं उसका फ्यूल जब एग्जॉस्ट खत्म हो गया है तो अब क्या होगा, रॉकेट की स्पीड भी कम होगी और हाइट भी धीरे धीरे हम मान लेंगे कम होगी। तो वो जो हाइट दी जा रही है वो किसी टाइम पर टी सेकंड बाद जब फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो दी जा रही है एच फंक्शन से -16t² + 240t + 544, इस फंक्शन से दी जा रही है। तो कह रहा है हाउ हाई इज द रॉकेट 5 सेकंड आफ्टर द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तब। तो जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये कितना है 5 सेकंड है, 5 सेकंड, टी की वैल्यू 5 सेकंड मिल गई, आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको हाइट मिल जाएगी कितनी कम हो गई है, ठीक है दोस्त। आगे बात करते हैं, हाउ हाई इज द रॉकेट 10 सेकंड आफ्टर द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड। अब 10 सेकंड के बाद बताना है तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, आप इसमें पुट करोगे तो वो वहां पर खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट, कितनी मैक्सिमम हाइट वो अटेंड कर सकता है। तो भैया आप देखिए यहां से कितनी मैक्सिमम हाइट उसने अटेंड करी है 544 फीट की, इतनी ऊंचाई पर था। अब वो भैया क्या होगा, नीचे नीचे आना स्टार्ट होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे कितना है, हाउ मेनी सेकंड वाज द रॉकेट एयरबोर्न आफ्टर इट्स फ्यूल वाज, आपको टी की वैल्यू निकालनी है, इसको 0 मान लीजिए, कब नीचे आ जाएगा, ठीक। आगे इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, ये बहुत इजी थी फर्स्ट केस स्टडी। सेकंड की बात करते हैं 37 में क्या, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट
व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट ऑन अ सरफेस। देखो ये आपको फिजिक्स का कंसेप्ट दे रखा है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इधर कुछ काम हुआ है, रमेश प्लेसेस अ मिरर, उसने एक प्लेस मिरर रखा है ऑन अ लेवल ग्राउंड टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए पोल, पोल की हाइट चेक करने के लिए, ठीक है। ही स्टैंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस सो दैट ही कैन सी द टॉप ऑफ द पोल, वो कुछ डिस्टेंस पर चला जाता है जिससे उसको पोल का टॉप दिखाई दे जाए, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा। रमेश आईज लेवल इज 1.5, रमेश की जो आई लेवल है वो 1.5, इसका मतलब ये जो हाइट दे रखी है ये 1.5 है, ठीक है दोस्तों, ये हाइट 1.5 मीटर की है एबव द ग्राउंड। द डिस्टेंस ऑफ रमेश एंड पोल, रमेश एंड पोल फ्रॉम द मिरर, मिरर से पोल का डिस्टेंस, रमेश का डिस्टेंस 1.5 है, वो सॉरी 1.8 है, ये वाला डिस्टेंस 1.8 है और ये वाला डिस्टेंस कितना है 6 रेस्पेक्टिवली। Which criteria of similarity is applicable to the similar triangle, कौन से ट्रायंगल कौन सा सिमिलरिटी इसमें लगेगी। देखो आप जानते हो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, तो आप क्या बोलोगे इसमें कौन सा सिमिलरिटी लग रही है, डबल एंगल क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया लग रहा है, ठीक है। दूसरा व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, आप क्या करिए यहाँ से थीटा मान लीजिए इस एंगल को, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसकी हाइट 1.5 दे रखी है, बेस आपको 1.8 दे रखा है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकल कर आई। आप यही देखो हम जानते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो tan थीटा यहाँ जो लगेगा वही यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा, बेस आपको दे रखा है 6, परपेंडिकुलर निकालना है, तो tan थीटा की वैल्यू जो यहाँ से निकाली थी वो इसमें पुट कर दीजिए, आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई देन tan i की वैल्यू पूछ रहा है, tan i की वैल्यू भी आपने निकाली थी, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो tan i की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही थी, जो आप वहां से निकालोगे वही निकल कर आएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं 38 वाली, ये किसका है, ये है प्रोबेबिलिटी। 8 बॉल, दिस इज अ गेम प्लेड ऑन अ पूल टेबल विद 15 बॉल्स नंबर्ड 1 through 15, 1 से 15 तक नंबर है, एंड अ क्यू बॉल दैट इज सॉलिड वाइट, एक सॉलिड वाइट है, ठीक है। ऑफ द, ये आप जानते हो आप पोल गेम खेले होगे तो, of the 15 numbered ball 8 are solid non white colored and number 1 through 8, 1 से लेकर 8 तक है, and 7 are strip ball 9 through 15, ठीक है। if 15 numbered pool balls no clue balls are placed in a large bowl and makes then one is drawn out, एक निकाली जाती है। what is the probability drawing the 8 ball, 8 बॉल का मतलब जिस पर 8 लिखा हुआ है वो बॉल निकल कर आए, टोटल बॉल उसके अंदर 15, अगर आप 8 वाली बॉल को निकालोगे तो 8 वाली बॉल उसमें है कितनी, एक ही बॉल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी 1/15, ठीक है दोस्त। आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर ग्रेटर देन 15, 15 से बड़ी निकालने की, 15 से बड़ी, उस बॉक्स के अंदर 15 से बड़ा कोई नंबर था नहीं था, तो आप क्या बोलोगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि वहां पर कोई नंबर है ही नहीं। What is the probability ड्राइंग एन इवन नंबर, इवन नंबर वहां पर कौन से मिल जाएंगे 2 4 6, कितने नंबर मिल जाएंगे इस तरीके से 7 नंबर मिल जाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/15। ऐसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होता है 3 6 9 12 15, 5 निकल कर आएंगे तो 5/15 मिल जाएगी। सॉलिड कलर हो और एक इवन नंबर हो, सॉलिड कलर हम देख लेते हैं, सॉलिड कलर से क्या बात थी, सॉलिड व्हाइट 15, सॉलिड कलर 8, सॉलिड कलर वाली भी और इवन नंबर भी है, तो सॉलिड कलर वाले में कितने इवन नंबर होते हैं हमारे पास 4, तो 4/15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से हमने अपना एक पूरा सैंपल पेपर हमने कर लिया, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे, आपको यही पैटर्न को फॉलो करना है, इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपने नई वीडियो में, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो इस सैंपल पेपर से बहुत सारा फायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नई वीडियो में, थैंक यू।